मेवाड़ का इतिहास सिर्फ किलों और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये स्वाभिमान, कला और मुश्किल हालात में भी टिके रहने की एक जिंदा मिसाल है। आज हम मेवाड़ के इसी इतिहास की गहरी परतों को खोलेंगे, सिसोदिया वंश की शुरुआत से लेकर भारत में उसके विलय तक। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हमें एक सफर पर ले जा रहे हैं। इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे राणा हम्मीर ने एक बिखरे हुए राज्य को फिर से खड़ा किया, कैसे महाराणा प्रताप स्वाभिमान का प्रतीक बने और कैसे मेवाड़ ने बदलते वक्त के साथ खुद को ढाला। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है सिसोदिया वंश की स्थापना से। रावल शाखा के पतन के बाद चित्तौड़ पर फिर से अधिकार करना कोई छोटी बात नहीं रही होगी। ये किया था राणा हम्मीर ने। ये हुआ कैसे था? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। देखिए, रावल शाखा के पतन के बाद मेवाड़ में एक राजनीतिक खालीपन आ गया था। हाँ, इसी मौके का फायदा उठाया सिसोदा ठिकाने के जागीरदार राणा हम्मीर ने। उन्होंने मालदेव चौहान के बेटे जयसिंह को हराकर 1326 में चित्तौड़ के किले पर कब्जा कर लिया। अच्छा। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये मेवाड़ के गौरव की वापसी की शुरुआत थी। यहीं से सिसोदिया वंश का राज शुरू हुआ। स्रोतों में उन्हें एक बड़ी दिलचस्प उपाधि दी गई है, विषम घाटी पंचानन। इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ एक भारी भरकम शब्द है या इसका कोई गहरा अर्थ है? नहीं, इसका बहुत गहरा अर्थ है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मिला ये नाम उनके चरित्र को दिखाता है। अच्छा। विषम घाटी पंचानन का मतलब है मुश्किल और विकट परिस्थितियों में शेर की तरह डटे रहने वाला। वाह! ये बताता है कि उन्होंने कितने संघर्ष के बाद मेवाड़ को फिर से खड़ा किया होगा। इतना ही नहीं, बाद में खुद महाराणा कुंभा ने अपनी किताब रसिक प्रिया में उन्हें वीर राजा कहा, जो उनके नेतृत्व पर एक तरह की मोहर है। मतलब उन्होंने सिर्फ युद्ध ही नहीं जीते, बल्कि राज्य को फिर से बसाया भी। जी हाँ, उन्होंने चित्तौड़ के किले में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया, जो दिखाता है कि राजधर्म के साथ साथ वो अपनी आस्था को भी महत्व देते थे। और उनकी सैन्य जीतों का क्या? उनकी सबसे बड़ी सैन्य जीत थी सिंगौली की लड़ाई। जरा सोचिए, उन्होंने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की विशाल सेना को बांसवाड़ा के पास हरा दिया था। दिल्ली के सुल्तान को? जी। इस एक जीत ने पूरे उत्तर भारत में मेवाड़ का नाम फिर से स्थापित कर दिया। हमीर के बाद उनके बेटे राणा क्षेत्र सिंह, जिन्हें खेता भी कहते हैं, गद्दी पर बैठे। उनके समय में मेवाड़ की दुश्मनी एक नई ताकत से शुरू हुई। हाँ, और ये दुश्मनी पीढ़ियों तक चली। क्षेत्र सिंह ने मालवा के दिलावर खां गोरी को हराया। अच्छा। बस यहीं से मेवाड़ और मालवा के बीच उस लंबे संघर्ष की नींव पड़ी, जिसने दोनों राज्यों की राजनीति को दशकों तक प्रभावित किया। और उनका अंत भी? विडंबना देखिए, उनका अंत भी युद्ध के मैदान में ही हुआ, जब वे बूंदी के लाल सिंह हाड़ा से लड़ते हुए मारे गए। उनके निजी जीवन का एक पहलू भी है जिसका असर मेवाड़ के भविष्य पर बहुत बुरा पड़ा। उनके दासी पुत्रों, चाचा और मेरा का जिक्र आता है। और ये मेवाड़ के इतिहास का एक दुखद अध्याय है। इन्हीं चाचा और मेरा ने आगे चलकर अपने ही परिवार के सदस्य महाराणा मोकल की हत्या कर दी थी। मतलब घर के अंदर ही? जी। ये घटना दिखाती है कि मेवाड़ के असली दुश्मन हमेशा सीमाओं के बाहर नहीं थे, कई बार वे महल के अंदर ही मौजूद थे। तो क्षेत्र सिंह ने मेवाड़ की सीमाओं को मजबूत किया और मालवा से दुश्मनी की नींव रखी। लेकिन किसी भी राज्य को चलाने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं होती, पैसा भी चाहिए। और यहीं पर अगले शासक राणा लाखा की किस्मत ने उनका साथ दिया। बिल्कुल सही कहा। राणा लाखा का दौर मेवाड़ के लिए आर्थिक खुशहाली लेकर आया। उनके राज में जावर में चांदी की विशाल खानें मिली। अच्छा। इस दौलत ने मेवाड़ की तिजोरी भर दी, जिससे सेना को और मजबूत किया गया और कई बड़े निर्माण कार्य हुए। और पिछोला झील? इसी दौर में एक बंजारे ने पिछोला झील बनवाई, जो आज उदयपुर की शान है। ये दिखाता है कि उस दौर में आम लोग भी राज्य के विकास में भागीदार थे। राणा लाखा के दौर की एक कहानी बहुत मशहूर है जो उनके बेटे चूंडा से जुड़ी है। उन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। जी। लेकिन मुझे हमेशा ये सवाल आता है कि क्या उन पर कोई राजनीतिक दबाव था या ये सिर्फ पिता के सम्मान की बात थी? ये सवाल बहुत दिलचस्प है। कहानी तो यही है कि मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से राणा लाखा की शादी इस शर्त पर हुई कि हंसाबाई का बेटा ही अगला राजा बनेगा। और युवराज तो चूंडा थे। जी। तब युवराज चूंडा ने अपने पिता के वचन के लिए राजगद्दी छोड़ने की प्रतिज्ञा की। ऊपरी तौर पर यह त्याग बहुत महान लगता है, और था भी।
लेकिन उस दौर की राजनीति को देखें तो शायद ये मारवाड़ के बढ़ते दखल को रोकने और मेवाड़ के दरबार में शांति बनाए रखने का एक समझदारी भरा कदम भी हो सकता है। वजह जो भी हो, इस त्याग ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। बिल्कुल। तो शर्त के मुताबिक हंसाभाई और लाखा के बेटे मोकल राजा बने, पर उनका शासनकाल बहुत लंबा नहीं चला। हाँ, मोकल के समय में उनके ननिहाल यानी मारवाड़ के रणमल राठौड़ का असर दरबार में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अच्छा। ये मेवाड़ के कई सरदारों को पसंद नहीं था। मोकल ने एक अच्छा काम जरूर किया, उन्होंने चित्तौड़ के पुराने त्रिभुवन नारायण मंदिर की मरम्मत करवाई, जिसे आज मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन उनका अंत भी बहुत दुखद हुआ। फिर से वही आंतरिक साजिश। जी, 1433 में झीलवाड़ा नाम की जगह पर महापा पंगवार ने उकसाया और उन्हीं के पूर्वज क्षेत्र सिंह के दासी पुत्रों चाचा और मेरा ने महाराणा मोकल की हत्या कर दी। फिर से वही कहानी। मेवाड़ ने एक बार फिर अपनों के धोखे की कीमत चुकाई। और इसी धोखे और हत्या के बाद मेवाड़ के इतिहास का वो दौर शुरू होता है जिसे शायद स्वर्ण युग कहा जा सकता है, महाराणा कुंभा का काल। शुरुआत उनकी सैन्य ताकत से करते हैं। वो न सिर्फ हराया बल्कि बंदी भी बना लिया। और इसी जीत की याद में उन्होंने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया। फिर 1453 में उन्होंने आवल बावल की संधि की। अपनी दादी हंसाबाई के जरिए उन्होंने मारवाड़ के साथ सीमा विवाद सुलझाया, जो एक बेहतरीन कूटनीतिक कदम था। और 1457 में बदनौर की लड़ाई, उसमें तो उन्होंने मालवा और गुजरात की मिलीजुली फौजों को हराया। कुंभा का किला बनवाना सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं था, ये एक तरह का पावर प्ले था। मालवा और गुजरात के सुल्तानों को ये दिखाने का तरीका था कि मेवाड़ के पास न सिर्फ सैन्य ताकत है, बल्कि इतनी दौलत भी है कि वो पूरे राज्य को एक अभेद्य किले में बदल सकता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वीर विनोद ग्रंथ कहता है कि मेवाड़ के 84 में से 32 किले कुंभा ने बनवाए। 32 किले? जी। कुंभागढ़ जैसा किला एक संदेश था कि मेवाड़ पर हमला करना आसान नहीं होगा, और उनका विजय स्तंभ वो सिर्फ एक टावर नहीं है। नहीं, 9 मंजिला 122 फीट ऊंची ये इमारत भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश है। आज ये राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है, जो दिखाता है कि उसकी विरासत आज भी जिंदा है। एक योद्धा और निर्माता होने के साथ साथ वो एक बहुत बड़े विद्वान भी थे। ये थोड़ा हैरान करता है। यही कुंभा की महानता है। वो एक कुशल वीणा वादक थे। संगीत में उनकी महारत की वजह से उन्हें अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि मिली। अभिनव भट्टाचार्य? उन्होंने संगीत राज और संगीत मीमांसा जैसे ग्रंथ लिखे। मतलब जो हाथ तलवार पकड़ता था वही हाथ कलम और वीणा भी चलाता था। कमाल है। उनके दरबार में मंडन जैसे वास्तुकार थे जो वास्तुकला पर लिखते भी थे। ये दिखाता है कि उन्होंने कला और ज्ञान को कितना सम्मान दिया। ये सुनना ही कितना अजीब लगता है कि मेवाड़ को जितने बाहरी दुश्मनों से खतरा था, उतना ही अंदर के लोगों से भी। और इतनी महानता के बावजूद कुंभा का अंत भी उनके पिता की तरह ही हुआ। और ये मेवाड़ के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी है। अपने जीवन के आखिरी दिनों में उन्हें उन्माद रोग, मतलब कोई मानसिक रोग हो गया था। 1468 में कुंभलगढ़ किले में ही उनके अपने बेटे ऊदा ने उनकी हत्या कर दी। इसीलिए ऊदा को मेवाड़ के इतिहास में पितरहंता यानी पिता का हत्यारा कहा जाता है। कुंभा के बाद अब एक और महान योद्धा की बात करते हैं, महाराणा सांगा, जिनका असली नाम संग्राम सिंह था। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका शरीर ही एक युद्ध का मैदान था। क्या खूब कहा है। कर्नल टॉड ने उन्हें सैनिक का भग्नावशेष कहा था, यानी एक सिपाही के बचे हुए हिस्से। ऐसा क्यों? उनके शरीर पर 80 घाव थे। 80? जी, ये दिखाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी लड़ाइयां लड़ी होंगी। वो अपने समय के सबसे ताकतवर हिंदू राजा थे। उनके युद्धों ने तो उत्तर भारत का नक्शा ही बदल दिया था, खासकर बाबर के आने से पहले। निश्चित रूप से। उन्होंने 1517 में खातूली और 1518 में बारी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 2 बार हराया। हाँ। 1519 में गागरोन में मालवा के सुल्तान को बंदी बना लिया। और बाबर से भी। 1527 की शुरुआत में उन्होंने बयाना में बाबर की सेना को भी खदेड़ दिया था। लेकिन फिर आया 17 मार्च 1527 का दिन, खानवा का युद्ध। ये भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में से एक है। यहीं पर बाबर ने अपनी तुलुगमा युद्ध नीति और तोपों का इस्तेमाल किया था। ये तुलुगमा नीति क्या थी जिसने इतनी बड़ी राजपूत सेना को मुश्किल में डाल दिया? तुलुगमा एक तरह का चक्रव्यूह था।
इसमें बाबर ने अपनी सेना के एक हिस्से को छुपा कर रखा था। अच्छा। जब राजपूत सेना सामने से लड़ रही थी तो इस छुपी हुई टुकड़ी ने अचानक घूमकर किनारों और पीछे से हमला कर दिया। इस दोहरी मार के लिए सांगा की सेना तैयार नहीं थी। और तोपें? ऊपर से तोपों के गोलों ने हाथियों को बिदका दिया, जिससे अपनी ही सेना में भगदड़ मच गई। इस नई तकनीक और रणनीति के सामने सांगा की पारंपरिक वीरता कम पड़ गई। युद्ध में सांगा घायल हुए और हार गए, लेकिन उनकी मृत्यु युद्ध के मैदान में नहीं हुई। नहीं, जब घायल सांगा ने ठीक होने के बाद बाबर से बदला लेने के लिए फिर से युद्ध की तैयारी की, तो उनके ही कुछ सरदार घबरा गए। वो एक और युद्ध नहीं चाहते थे? जी, वे एक और विनाशकारी युद्ध नहीं चाहते थे। उन्होंने सांगा को जहर दे दिया। 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु हो गई। ये भी एक तरह का विश्वासघाती था। और सांगा की मृत्यु के साथ ही मेवाड़ ने अपना सबसे बड़ा नेता खो दिया। इसके बाद जो दौर आया वो अनिश्चितता और आंतरिक कलह से भरा था। बिल्कुल। जिसका फायदा गुजरात के बहादुर शाह ने उठाया। बिल्कुल। सांगा के बाद के शासक उतने मजबूत नहीं थे। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर बनवीर ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसी उथल पुथल के बीच 1535 में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। और तब हुआ चित्तौड़ का दूसरा साका। जी। साका शब्द बहुत शक्तिशाली है। ये सिर्फ एक लड़ाई तो नहीं थी, इसमें और भी बहुत कुछ शामिल था, है ना? साका 2 चीजों से मिलकर बनता है, जौहर और केसरिया। जब राजपूत योद्धाओं को लगता था कि हार निश्चित है, तो वे केसरिया बाना पहनकर दुश्मन पर टूट पड़ते थे और लड़ते लड़ते जान दे देते थे। इसे केसरिया कहते हैं। और जौहर? और किले के अंदर मौजूद रानियां और अन्य महिलाएं अपनी इज्जत बचाने के लिए आग में कूदकर सामूहिक आत्मदाह कर लेती थीं। इसे जौहर कहते हैं। तो 1535 में रानी कर्णावती के नेतृत्व में जौहर हुआ और देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया। इसी दौर की एक और कहानी है जो रोंगटे खड़े कर देती है, पन्ना धाय के बलिदान की। मतलब अपने बेटे की जान देकर राजकुमार को बचाना। त्याग और वफादारी की ऐसी मिसाल दुनिया में शायद ही कहीं और मिले। हाँ। जब बनवीर मेवाड़ के अगले वारिस उदय सिंह को मारने आया तो उनकी धायमा पन्ना ने उदय सिंह की जगह पर अपने बेटे चंदन को सुला दिया। बनवीर ने चंदन को ही उदय सिंह समझकर मार डाला और पन्ना धाय अंधेरे में उदय सिंह को लेकर किले से निकल गईं। और यही उदय सिंह बड़े होकर महाराणा बने। उन्होंने एक बहुत दूर की सोची और मेवाड़ की राजधानी बदल दी। हाँ, 1540 में उन्होंने बनवीर को हराकर चित्तौड़ वापस ले लिया, लेकिन वो समझ गए थे कि चित्तौड़ का किला अब उतना सुरक्षित नहीं है। इसलिए 1559 में उन्होंने एक नए शहर की नींव रखी, उदयपुर। ये अरावली की पहाड़ियों से घिरा था, जो इसे सामरिक रूप से कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाता था। ये एक बहुत ही बुद्धिमानी भरा फैसला था। लेकिन उनके समय में चित्तौड़ को सबसे बड़ा घाव लगा, अकबर का हमला और तीसरा साका। जी, 1567 में अकबर ने चित्तौड़ को घेर लिया। उदय सिंह ने सरदारों की सलाह पर किले की सुरक्षा का भार जयमल और पत्ता सिसोदिया को सौंप दिया और खुद पहाड़ियों में चले गए। और जयमल और पत्ता ने जिस बहादुरी से लड़ाई लड़ी, उसकी तारीफ खुद अकबर ने की। लेकिन अंत में 1568 में मुगलों ने किले पर कब्जा कर लिया। ये मेवाड़ के स्वाभिमान पर सबसे बड़ी चोट थी। और अब उस नाम पर आते हैं जिसका जिक्र आते ही शायद हर किसी के मन में स्वाभिमान और संघर्ष की एक तस्वीर बन जाती है, महाराणा प्रताप। यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। बिल्कुल। 28 फरवरी 1572 को जब प्रताप का राज्याभिषेक हुआ तो उनके सामने 2 ही रास्ते थे। या तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें, जैसा बाकी राजपूत राजा कर रहे थे, या फिर संघर्ष का रास्ता चुने। और अकबर ने पहले बातचीत की कोशिश की। जी, अकबर ने पहले कूटनीति का रास्ता अपनाया। उन्होंने एक के बाद एक 4 अलग-अलग दूत भेजे ताकि प्रताप को समझाया जा सके, लेकिन प्रताप ने हर बार संधि करने से साफ इनकार कर दिया। और इसका नतीजा हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। इस युद्ध को कई अलग-अलग नामों से जाना जाता है। हाँ, 18 जून 1576 को ये युद्ध लड़ा गया। कर्नल टॉड ने इसकी भीषणता को देखकर इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा। और अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध और बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा। ये सिर्फ 2 सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये 2 विचारधाराओं की टक्कर थी। एक तरफ अकबर का विशाल साम्राज्य और दूसरी तरफ प्रताप का स्वतंत्र रहने का संकल्प। इस युद्ध का नतीजा क्या निकला?
इसे अक्सर अनिर्णायक बताया जाता है। सैन्य नजरिए से देखें तो कोई भी पक्ष पूरी तरह नहीं जीता। प्रताप युद्ध में घायल हो गए थे और उनके वफादार झाला बीदा ने उनका छत्र पहनकर युद्ध जारी रखा ताकि प्रताप सुरक्षित निकल सकें। और चेतक? उनके घोड़े चेतक ने भी अपनी जान देकर उन्हें बचाया। लेकिन नैतिक रूप से ये प्रताप की बहुत बड़ी जीत थी। उन्होंने मुगल सल्तनत की पूरी ताकत का सामना किया और झुके नहीं। और उनका संघर्ष रुका नहीं। हल्दी घाटी तो बस शुरुआत थी। सही कहा। हल्दी घाटी के बाद उन्होंने छापामार युद्ध की नीति अपनाई और अक्टूबर 1582 में दिवेर की लड़ाई में उन्होंने मुगलों की एक बड़ी चौकी पर जबरदस्त जीत हासिल की। दिवेर का युद्ध? जी, इसी जीत को कर्नल टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। ये प्रताप की असली सैन्य वापसी थी। अच्छा। इसके बाद उन्होंने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया और अपने जीवन के आखिरी 12 सालों में चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर लगभग पूरा मेवाड़ वापस जीत लिया था। प्रताप के बाद मेवाड़ और मुगलों के रिश्ते एक नए दौर में दाखिल हुए। संघर्ष खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन उसका रूप बदल गया। हाँ, प्रताप के बेटे अमर सिंह प्रथम ने जहांगीर के खिलाफ लड़ाई जारी रखी, लेकिन लगातार युद्धों ने मेवाड़ को थका दिया था। तो फिर संधि हुई। आखिरकार 1615 में मुगल मेवाड़ संधि हुई। ये कोई हार नहीं थी, बल्कि एक सम्मानजनक समझौता था। अमर सिंह मेवाड़ के पहले शासक थे जिन्होंने मुगलों से संधि की। और उनके बाद करण सिंह ने विद्रोही शाहजहां को पिछौला झील के जग मंदिर में शरण दी, जो रिश्तों में एक नए अध्याय का संकेत था। लेकिन ये शांति और दोस्ती का रिश्ता भी हमेशा एक जैसा नहीं रहा, खासकर जब औरंगजेब बादशाह बना। बिल्कुल। महाराणा राज सिंह प्रथम के समय में रिश्ते फिर से तनावपूर्ण हो गए। राज सिंह ने औरंगजेब की कट्टर नीतियों जैसे जजिया कर लगाने और मंदिर तोड़ने का खुलकर विरोध किया। ये सिर्फ एक धार्मिक विरोध तो नहीं रहा होगा? नहीं, ये खुद को राजपूतों के नेता के तौर पर स्थापित करने का एक राजनीतिक कदम भी था। उन्होंने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करके औरंगजेब को सीधी चुनौती दी। मुगलों के बाद मेवाड़ के सामने एक नई और शायद ज्यादा बड़ी चुनौती आई, मराठा। हाँ, 18वीं सदी में मराठा शक्ति का उदय हुआ और मेवाड़ उनके लिए आसान निशाना बन गया। संग्राम सिंह द्वितीय ने मराठों के खिलाफ राजपूत राजाओं को एकजुट करने के लिए हुरडा सम्मेलन की योजना बनाई। लेकिन वो हो नहीं पाया। नहीं, उनके समय में। जी, उनकी मृत्यु के बाद हुआ। 1734 में जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में ये सम्मेलन हुआ, लेकिन राजपूत राजाओं की आपसी फूट की वजह से ये पूरी तरह असफल रहा। और इसका नतीजा? और इसी के बाद मराठों ने पहली बार मेवाड़ से कर वसूला, जो मेवाड़ की आजादी पर एक बड़ा धब्बा था। मराठा आक्रमणों और अंदरूनी कलह ने मेवाड़ को पूरी तरह खोखला कर दिया था। इतना खोखला कि महाराणा भीम सिंह के समय में कृष्णा कुमारी विवाद हुआ। एक राजकुमारी के विवाह को लेकर जयपुर और जोधपुर में युद्ध की नौबत आ गई। और इस युद्ध को टालने के लिए 1810 में राजकुमारी को जहर देकर मार दिया गया। यह मेवाड़ के पतन का सबसे दुखद प्रतीक था। आखिरकार इसी कमजोरी के चलते 1818 में महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली और मेवाड़ ब्रिटिश संरक्षण में आ गया। और फिर आखिरी दौर आता है अंग्रेजी राज के तहत सुधारों का और अंत में भारत में विलय का। हाँ, अब युद्ध का मैदान बदल चुका था। महाराणा स्वरूप सिंह ने सती प्रथा और डाकन प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों पर रोक लगाने की कोशिश की। महाराणा सज्जन सिंह? उन्होंने महिंद्रा सभा बनाकर न्याय व्यवस्था को सुधारा। महाराणा फतेह सिंह ने केसरी सिंह बाराहट की चेतावनियां पढ़कर दिल्ली दरबार में शामिल न होकर मेवाड़ के पुराने स्वाभिमान की याद दिलाई। और अंत में महाराणा भूपाल सिंह, जो मेवाड़ के आखिरी शासक थे, उन्होंने भारत की आज़ादी के बाद मेवाड़ का विलय राजस्थान में कर दिया। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? राणा हम्मीर के उदय से लेकर भारत में विलय तक ये शौर्य, कला, विश्वासघात और आखिरकार समय के साथ बदलने की कहानी है।